गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रूपनगर नंबर 4 विद्यालय से विजय भट्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा भाग, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसके द्वारा सेल अपना सारा फंक्शन, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइटोप्लाज्म के विषय में लिखा है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। इसी के भीतर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, और इसका जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इनवेलप तक का भाग होता है, और इसी के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती हैं। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस का जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है एटीपी का फॉर्मेशन, यानी जो हम खाना खाते हैं और वो पचता है तो वो कहाँ परफॉर्म होता है, वो परफॉर्म होता है साइटोप्लाज्म के भीतर, जिसमें ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो साइटोप्लाज्म वो भाग है जो सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स को कैरी करता है, और वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम करता है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह का होता है। पहला है स्मूथ वॉल्ड या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। चिकना कब होगा? जब उसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं होगा, यानी ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं तो वो कुछ खुरदरा सा हो जाता है, इसीलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्रोटीन कहाँ से बनता है? प्रोटीन बनता है इन्हीं राइबोसोम के माध्यम से, जो इसकी दीवारों पर चिपके हुए अवस्था में पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन बनने के बाद कहाँ बॉडी के किस या सेल के किस भाग तक पहुंचेगा वो उसका काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। और दूसरा इसका काम जो है वो बहुत से बायोकेमिकल एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करने के लिए होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेस देता है जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज पूरी होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से होता है। तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का नाम उसकी डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्गी के नाम पर ही दिया गया है। इन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। जो गोल्गी एपरेटस होता है या गोल्गी बॉडी होता है वो एक सिक्रीशन करता है, सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करता है, जिसके कारण सेल की मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, कंप्लीट होती हैं। दूसरी बात है कि जो कुछ इसका मेन फंक्शन है कि इंटरनल पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इंटरनल पैकेजिंग करता है, ये प्रोटीन का पैकेजिंग करता है, और उसको कहाँ ले जाना है वो भी ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से है। कुछ ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी। इसमें देखिए कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो सिक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे बॉडी में एक केमिकल बैलेंस बना रहता है, और ये सिक्रेशन के दौरान सिक्रेशन करने के बाद बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाइसोसोम के भीतर ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके भीतर डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग इसलिए होते हैं कि अगर मान लीजिए सेल अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या सेल में कोई टूट फूट हो गई है, सेल डैमेज हो चुका है, तो ये क्या करता है कि ये फट जाता है। फटने के बाद इसके सारे जो एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं वो सेल के अंदर
पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल मर जाता है। तो इसीलिए हम, और ये खुद भी मर जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल। ये एक रक्षा तंत्र की भी तरह कार्य करता है। अगर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस या सेल के अंदर आ गए जिसके कारण सेल अपनी वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये सुसाइडल डेथ अपनी एक्टिविटी के थ्रू पूरे सेल को ही नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा सेल कहीं और कोई अनवांटेड चीज में इन्वॉल्व ना होने पाए और टूट फूट की मरम्मत भी हो जाती है। तो ये हमारा 4 सेक्शन था। इसके आगे हम लोग देखते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट में हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का काम होता है मेन प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये भी साइटोप्लाज्म में बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। राइबोसोम का एक और काम होता है कि जब सेल डिवीजन होती है उस समय प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो राइबोसोम अपनी संख्या बहुत बढ़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे सेल डिवीजन होती है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जितना भी एनर्जी की जरूरत होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के भीतर। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इसके बाहरी जो लेयर होती है वो तो चिकनी होती है, लेकिन अंदर की जो लेयर होती है उसमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं, और इसी के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी का पैकेट होता है जो हमारे शरीर को अंतिम रूप से एनर्जी देता है। ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। हम बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, हर चीज के सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब चीजों में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और यही एनर्जी टूट के हमें कैलोरी के रूप में एनर्जी मिलती है। यही एटीपी टूटता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो एटीपी कहाँ बन रहा है? एटीपी बन रहा है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। चूंकि ये एनर्जी देने का काम करता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या कोशिका का बिजली घर भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली जो होता है वो प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन प्लास्टिड कहलाता है। ये हरे कलर का होता है। पौधों में जो रंग मिलता है वो इसी के वजह से मिलता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना, यानी भोजन का निर्माण करना, या इसे हम कोशिका का किचन भी बोलते हैं, किचन ऑफ दी सेल बोलते हैं। क्योंकि किचन के अंदर क्या होता है? खाना बनता है। खाना बनेगा तभी पौधे में पोषण हो पाता है, या आप लोग खाना खाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, और सनलाइट में की उपस्थिति में वो भोजन बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर, और अपना भोजन खुद बनाने की वजह से हम इसे ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में उनका मेन जो है फूड फॉर्मेशन का काम होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको हम विस्तार रूप से आगे पढ़ेंगे, और ये मैंने बता ही दिया है कि इट प्रोवाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ दी प्लांट। पौधे में जो हरा रंग मिलता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। दूसरा है प्लास्टिड, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है बेटा, ये ग्रीन के अलावा सारे कलर देता है, यानी ये कलर फुल प्लास्टिड होता है। जैसे रेड या ब्रिलियंट कलर्स होते हैं, फूलों का जो पत्तियों का जो रंग होता है, और आप देखते होंगे पत्तियों में विभिन्न तरह के कलर होते हैं। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो
कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्टार्च और प्रोटीन लिपिड्स होते हैं, इसको ये स्टोर किए रहता है, स्टोर करने का काम करता है। और इसका स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कुछ इस तरह से सिक्के के समान संरचना होती है, जिसे हम लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेली। ये लैमेली, और ये वाला भाग जिसमें ये लैमेली बैठी होती है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट था। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, और केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल कहने का मतलब ये है कि यही, जैसे ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस भी पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसकी जितनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, केमिकल फंक्शंस होते हैं, सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जेनेटिक मटेरियल है, और इसी के माध्यम उस जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारे, यानी कोशिका के सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और जब कोशिका विभाजित होती है तो उसके सारे कैरेक्टर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चले जाते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही सारे कैरेक्टर्स को अपने अंदर धारण किए रहता है, जो जीन के माध्यम से क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम ही पूरे सेल न्यूक्लियस में इस तरह से जोड़े में पाया जाता है। ये फिर बेटा आगे हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का और भी काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फॉर्मेशन करता है, और मैंने बता दिया कि ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ये परफॉर्म भी करता है। तो आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम क्वेश्चन वाइज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्वेश्चंस भी लाएंगे, और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।